यूँ तो हम सब बहनें बहुत ही खूबसूरत थीं, मगर मुझे उस समय ख़ानदान वालों में सबसे ज़्यादा नंबर दिए गए। जो मुझे देखता बस देखता ही रह जाता था। हमेशा शक्ल सूरत के साथ तालीम में भी मैं नंबर वन थी। मैट्रिक का इम्तहान में पूरे ज़िले में टॉप किया था मैंने। अभी एफए में थी कि रिश्ते आना शुरू हो गए। हालांकि मुझसे बड़ी दो बहनें भी बैठी हुई थीं। घर में ख़ास तौर पर मेरी खाला ने अम्मी पर सख्त दबाव डाला कि मुझे तो महविश का हाथ दे दो, जल्दी फैसला करो। अम्मी का कहना था कि अभी दो बैठी हैं, तीसरे कैसे दूं? तुम बड़ी दोनों में से किसी का नाम तो लो। मगर खाला कहती थी नहीं, मुझे महविश का रिश्ता चाहिए। बस इधर मेरी खाला उधर मामू भी मुझे बहू बनाना चाहते थे। मैं इतनी खूबसूरत थी कि खानदान में हर कोई मुझे अपनी बहू बनाना चाहता था। ये हकीकत सब मानते थे। मामू के बेटे का नाम जाहिद था। वो दिलो जान से मुझे अपनाना चाहता था, मगर मामू से सब नाराज थे। कुछ दिन पहले ही सब ने इन्हें माफ किया था। मामू की शादी एक रिश्तेदार लड़की से हुई थी। उस लड़की का नाम जेबा था। वालिदैन इस्लामाबाद में रहते। ये मामू मेरी अम्मी की खालाजाद थी, क्योंकि उन्होंने नानी का दूध पिया था, इसलिए सगे बहन भाई जैसे। अम्मी की खाला काफ़ी तेज़ तरार खतून थी, मजाज सख्त, इसीलिए उनकी अपनी बहू जेबा से कभी ना बनी। आए रोज़ उनके झगड़े होते रहते थे। घर में इन झगड़ों से तंग आकर मामू मानी को छोड़ देते और खुद अपनी नानी अम्मा के पास रहने चले जाते थे। इन दिनों मैं सिर्फ 1 साल की थी। तब नानी जानकर रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया। ये सब अचानक हुआ तो मेरी अम्मी और खाला ने जेबा की सास से सुलह करा दी और वो आकर बहू को लगी। मगर मामू ने ममानी जेबा से बातचीत तर कर दी। हालांकि पहले ही ये दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। सब पूछते कि तुम इतनी अच्छी बीवी से नाराज क्यों हो। वो किसी को वजह नहीं बताते थे, खामोश रहते। हमेशा वजह बाद में पता चली जब हकीकत सबके सामने आई। मामू जिस दिन दुकान पर मुलाजिम थे, करीब कुछ लोग रहते थे, वहाँ उनके जानने वाले थे। मामू अक्सर वहाँ जाते थे। इसी घर में बाहर से कुछ मेहमान आए। एक दिन तो मामू का भी उनसे तारुफ हो गया। वहाँ मामू बहुत शरीर थे। न जाने कैसे उस लड़की से जिसका नाम हना था उनकी दोस्ती हो गई। ये मेहमान लड़की इंडिया के शहर मद्रास से आई थी। मामू के अंदाज से हना और उसकी माँ मुतासर हुई। एक रोज वो दोनों हमारे घर भी मिलने आई थी। हना कोई खास नहीं थी कि मामू जेबा को छोड़ दे, मगर किस्मत से जिस पर दिल आ जाए तो फिर कुछ नहीं होता। मेरी खाला समझ गई कि मामला कुछ और है। उन्होंने हना और उसकी मां की मुखालफत की, बल्कि मामू का उनकी तरफ जाना भी बंद करा दिया। मगर मामू ने मुलाजमत छोड़ दी और नशा शुरू किया और सबसे झगड़ बैठे। हालात मजीद खराब हो गए। जब अम्मी ने बुलवाकर समझाया कि बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो तुम क्यों घर नहीं जाते, वापस आओ। जेबा को तुमने क्यों सजा दी हुई है। ये तो मामू ने जेबा को जुबानी तलाक दे दी। फौरन ये सुनकर जेबा का बुरा हाल हो गया। रोती हुई वो रो रो कर दीवानी हो गई। ना जीती थी ना मरती थी, बस रोती रहती, क्योंकि उसका कोई नहीं था। उसका मेका भी यहाँ नहीं था, कोई सहारा नहीं था, उसको देखने संभालने वाला भी कोई नहीं था। उस झगड़े के बाद मामू हमारे घर से चले गए और इन्हीं लोगों के पास रहने लगे जहाँ हना थी। सवाल ये था कि जेबा कहाँ जाए। अब वो बेचारी अम्मी ने फैसला किया वो हमारे साथ ही रहे और कहीं नहीं जाएगी। वो मजबूर थी, बेसहारा। जाती भी तो कहाँ, उसके पास कोई ठिकाना न था। इस वजह से जेबा की सास ने हमसे नाता तोड़ लिया, मगर अम्मी ने हक का साथ दिया हमेशा। अगर हम भी छोड़ देते तो वो दर बदर हो जाती। जेबा एफए पास थी, उसने नौकरी कर ली और खुद कमाकर खाने लगी। वो मजबूत बन गई। इसी दौरान उसका एक रिश्ता आया। लड़का नेक था, वो मामू का दोस्त भी था और कुंवारा भी था। अब जेबा से पूछकर रिश्ता तय कर दिया गया। उस लड़के का नाम आदिल था। सब ने कबूल किया। निकाह के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी, मगर मसला था तलाक का सबूत न था। अब्बू ने मामू से बात की तो उन्होंने तलाक लिखने से इनकार कर दिया। बड़ी जदोजहद के बाद 5 माह बाद तलाक मिली। आखिर जब मामू को पता चला कि उसकी साबका बीवी का निकाह हो रहा है, तो उसने हंगामा किया, मगर अब्बू ने हिम्मत से काम लिया
और निकाह करा दिया और उसे रुखसत भी कर दिया गया। उधर मामू ने हना से शादी कर ली अपनी मर्जी से। 1 साल बाद उनका एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने जमील रखा। बाद में वक्त गुजरता गया और जमील 18 साल का हो गया, जबकि मैं उस वक्त 20 साल की हो चुकी थी। मैं सबसे बड़ी थी मगर देखने में छोटी लगती थी क्योंकि मैं बहुत नाजुक और दुबली पतली थी। हमेशा जमील भी हमारे घर आता जाता रहता था। अक्सर कोई उसे पसंद नहीं करता था मगर मैं ख्याल रखती। जल्द ही मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी वजह से आता है और मुझे पसंद करता है, खामोशी से देखता है। ये बात मुझे सख्त बुरी लगी, दिल को नागवार गुजरी क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी शादी खाला के बेटे से हो। एक दिन मामू और मम्मानी हमारे घर आए और अम्मी से मेरा रिश्ता मांगा। तब मुझे गुस्सा आया। मैं आगे बढ़ी और साफ इनकार कर दिया फौरन कि मुझे आप लोगों का घर पसंद नहीं है, बिल्कुल, और ना ही आपका बेटा मुझे पसंद है, हरगज। ये बात अम्मी को कहनी चाहिए थी मगर मैं बोली, हालांकि ये मेरी शायान शान नहीं था मगर हो गया। वो नाराज होकर चलेगी। बाद में अम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि तुमने गलत किया है बेटी, तुमने अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर ली हैं। शाम को अब्बू आए तो अम्मी ने सब कुछ बताया। वो भी परेशान हो गए। अब बातें होंगी। कुछ अरसा बाद खाला दोबारा आई और फिर रिश्ता मांगा मगर अब्बू ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं बेटियों के रिश्ते बाहर करूंगा अब, क्योंकि अपनों से गैर बेहतर होते हैं। मैंने देखा। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, दिल टूटा। मेरे दिल में खाला और नवीद के लिए जगह थी मगर अब्बू किसी सूरत इस रिश्ते के लिए तैयार न थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई का बहाना बनाकर टाल दिया मगर खाला भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो खानदान के बुजुर्गों के पास गई और उनसे कहलवाया। ताहम अब्बू ने किसी की बात नहीं मानी। शायद वो अपने नाजों से पली हुई बेटी का रिश्ता बहुत ज्यादा खुशहाल घराने में तय करने के ख्वाह थे। चचा के घर से भी रिश्ता आ गया। अब उन्होंने उनको भी जवाब दे दिया। वो बदस्तूर गैरों में रिश्ता करने की कोशिशें कर रहे थे। गैर खानदान से मेरे लिए रिश्ता आ गया जो खुशहाल लोग थे। लड़का खूब कमाऊ था और अपना बिजनेस कर रहा था और बैरून मुल्क भी कारोबार कर रहा था। खुश अखलाक था, तालीम याफ्ता भी था और अब्बू को ये लोग बहुत पसंद आए और फौरन बात आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। चाहते थे इससे के पहले कि महविश की खाला एक बार फिर इधर का रुख करे, उन लोगों को हाँ कर दी जाए। ऐसा ही हुआ। 2-4 मुलाकातों के बाद दोनों घरानों ने फौरी मंगनी की तारीख तय कर दी। मंगनी की खबर सुनते ही खाला हमारे घर आ पहुंची और खूब बवेला किया। दूसरी तरफ मेरी हालत अजीब थी। ना अब्बू के खिलाफ जाना चाहती थी ना नवीद को दिल से बुलाना चाहती थी, लेकिन एक मशर की लड़की जो अपने वालिदैन की फर्माबरदार होकर आखिर कर भी क्या सकती, खामोशी से वालिदैन की खुशी के सामने हथियार डाल दिए और दिल की ख्वाहिश जुबान तक भी न ला सकी। मंगनी का दिन आन पहुंचा। तैयारियों में कोई कमी न रखी गई। अब्बू ने दिलावर के वालिदैन का ठाट बाट देखते हुए कीमती तोहफे खरीदे। खानदान के सभी अफराद को मदऊ किया गया। तो खाला ने भी शिरकत की लेकिन बराए नाम। उनके चेहरों से खुशी का इजहार नहीं होता था। लड़के वाले मंगनी से पहले तो बहुत खुश थे मगर बाद में उनका रवैया उखड़ा उखड़ा सा था। जब भी हमारे यहाँ आते कोई ना कोई शिकायत ही करते, हत्ता कि मंगनी तोड़ने तक की नौबत आ गई थी। इन सब बातों से हम सब घर वाले खुसूसन मैं बेहद परेशान हुई। आखिरकार रब ने लोगों के रवैये से तंग आकर मंगनी तोड़ने में ही बेहतरी रखी। लड़के वालों के असल रवैये का पता तो उस वक्त चला जब उन लालची लोगों ने मंगनी पर ही नकद रकम और गाड़ी की उम्मीद लगाकर मंगनी की और जब सिर्फ जोड़े और अंगूठी पर मंगनी की रस्म खत्म हुई तो उनका मुंह खराब हो गया। ये बातें उनके एक अजीज ने बाद में अब्बू को बताई। खैर खुदा ने मुझे ऐसे घटिया और दौलत परस्त लोगों से बचा लिया, आने वाले वक्त के नुकसान से भी महफूज कर लिया। जिंदगी फिर इसी डगर पर चल पड़ी। मैंने पढ़ाई को खार बैद कहकर खुद को घरेलू कामों में मसरूफ कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण मौजूद थी कि शायद अब अब्बू अपना फैसला बदल ले और खाला से रिश्ते के लिए हाँ कर दे। मुझे पता था कि खाला भी अपने बेटे के जज्बात से मजबूर होकर दोबारा जरूर आएंगी और वो आई और फिर ना उम्मीद लौटी। अब्बू की बात पत्थर पर लकीर थी। वो दोनों बड़ी बेटियों के साथ मेरे लिए भी रिश्ते की तलाश जारी रखे हुए थे। इन दिनों मेरी हालत बयान से बाहर थी। मैं हर दम खोई रहती थी, खाना पीना तक भूल गई। रोज बरोज जिस्म कमजोर हो रहा था, रंगत मांद पड़ गई और आंखों के गिर्द हल्के हो गए।
किसी से नहीं कह सकती थी कि इस दिल पर क़यामत गुजर रही थी और अब्बू की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं चल सकता था। खामोशी को अपना मुकद्दर समझकर सोचती रहती थी। अगर खाला की तरफ ज़रा सा भी झुकाव महसूस किया तो अब्बू के दिल में नवीद के लिए शक जन्म लेगा। तब जाने क्या हो। दिन यूं ही गुजरते गए। आपा और बजिया की शादी 11 में हो गई। किस्मत से इन्हें अच्छे घरों और अच्छे जीवन साथी मिले। वो अपने घरों में जाकर खुश और मुतमईन हो गई। मेरा मसला अभी तक अटका हुआ था। खानदान में से अब भी मेरे लिए रिश्ते आ रहे थे, मगर अब्बू की एक ही जिद थी कि मैंने तुम्हारी शादी खानदान में नहीं करनी। बस वो हर किसी को इनकार कर देते। बहुत से अजीज इस बात पर बहुत नाराज हुए। कहा कि देखते हैं तुम अपनी बेटी की शादी 11 में कैसे करोगे, मगर अब्बू उनकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं देते। एक दिन मैं अम्मी के साथ बाजार गई तो वापसी पर किसी लड़के ने मेरे चेहरे पर कोई केमिकल फेंक दिया। उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था। केमिकल चेहरे पर गिरने से मुझे शदीद जलन महसूस होने लगी और मैं रोने लगी। वो 2 लड़के बाइक पर थे और केमिकल फेंकने के बाद वहां से भाग गए। अम्मी को मेरी फिक्र होने लगी। वो मुझे जल्दी से अस्पताल ले गई। मेरे चेहरे की एक साइड बुरी तरह झुलस चुकी थी। 2 दिन में अस्पताल में रही। अब्बू को भी बहुत दुख था। वो कहते थे ये हरकत किसने की ये पता न चल सका और अल्लाह ताला पर मामला छोड़ दिया। मैंने घर आकर अपना चेहरा आईने में देखा तो मेरा दिल टूट गया। मैं बहुत रोई। मेरा क्या कसूर था, मुझे किस जुर्म की सजा मिली। यूं ही दिन गुजरने लगे। अब्बू ने मेरा अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। जख्म तो ठीक हो गए मगर अपने निशान छोड़ गए। एक शाम को एक जान पहचान वाली औरत मेरे लिए रिश्ते का पैगाम लाई। मेरी सूरत बिगड़ी हुई और चेहरा बेरौनक हो चुका था। कमजोरी से रंग सांवला हो गया था। इसके बावजूद पहली नजर में लड़के वालों को मैं पसंद आ गई। वो जल्द हमारा जवाब हाँ में चाहते थे। अमेर सऊदी अरब में कारोबार करता था। शादी के सिलसिले में कुछ अरसा पहले पाकिस्तान आया था। बहुत खुश शक्ल और स्मार्ट लड़का था। अब्बू ने उस बार खूब जांच पड़ताल के बाद हाँ कर दी, लेकिन फिर भी लड़के वालों के इसरार पर जल्दी मंगनी और फिर शादी कर देगी। पहले मैं शादी से खुश नहीं थी, बल्कि मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर शादी की। लेकिन ससुराल वालों से मुझे इतना प्यार और पनाहित मिली कि मैं अपना गम भूल गई। रफ्ता रफ्ता जिंदगी बच्चों की मसरूफियत और खुशियों के बाहर से भर गई। शुरू में वो उदास रही मगर अपनी प्यारी बच्ची निदा की परवरिश में खो गई। मेरे सास ससुर जिंदा नहीं थे। उमैर की शादी उनके चचा चाची ने की थी। वो इन्हें बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू कहा करते थे। एक दिन उमैर एक पुरानी एल्बम उठा लाया और मुझे दिखाने लगे। उनकी वालदा और वालिद की तस्वीरें भी इस एल्बम में मौजूद थी। बाद में उन्होंने अपनी वालदा ज़ेबा का नाम लिया। तब मैं चौंकी कि उमैर के वालिद का नाम तो जमील है और ज़ेबा उनकी वालदा का नाम है। ये ज़ेबा कहीं वही हमारी पुरानी वाली मोमानी ना हो। मैंने अपने खावंद को तफसील बताई और पूछा कि आपकी वालदा को तल्लक कहाँ से था। तब उमैर ने मुझे सारी बातें बताई तो पता चला कि वाकई वही ज़ेबा मोमानी थी और उमैर उनके बेटे हैं। मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी खुश हो गई। कहने लगी तभी तो उमैर इस कदर अच्छा है कि माँ अच्छी थी और घर वाले भी अच्छे हैं। एक अच्छी औरत पूरे घर को संभाल देती है और अच्छे वालिदैन की नस्ल भी नेक होती है। अम्मी का ख्याल था कि ये सब खून का असर है कि लोगों ने मेरी बेटी की कदर की और उससे सुकून दिया। जबकि मैं अम्मी से कहती थी कि आपकी वो नेकी जो आपने ज़ेबा के साथ की वो हमारे काम आई है, जिसकी वजह से आज मैं इतनी सुखी और खुश व खुर्म जिंदगी गुजार रही हूँ। कहते हैं नेक अमल रायगा नहीं जाता और नेकी का फल किसी न किसी सूरत में ज़रूर मिलता है और इसमें ज़रा बराबर भी झूठ नहीं है। आदमी आज इतनी खुशियों से भरपूर ज़िंदगी गुजार रही हूँ, शायद ये खुदा की तरफ से इनाम है, क्योंकि मैंने अपने वालिदैन की फरमाबरदारी की है जिसका मुझे ये सिला मिला है। नाज़रीन, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।